नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पंचायत में आपका स्वागत है। बात करेंगे लाल किले के सामने जो कल खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 8 से 9 लोगों की जान जा चुकी है और कई ज्यादा बर्न इंजरीज हुई हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो हम कल से ही क्राइम तक पर आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भयावह थी। आसपास का जो माहौल है, आसपास की जो जगह है, वहां से सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया है और लगातार जांच चल रही है। अब ऐसे में लगातार कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिन पे ये आकलन लगाया जा रहा है कि क्या ये एक आतंकवादी हमला था, क्या ये एक हादसा था। जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसको चलाने वाला डॉक्टर उमर, उसके कनेक्शन किन लोगों से हैं, तमाम चीज़ों पर जाँच चल रही है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कल का जो वो रात थी, जो शाम थी, उस वक्त जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर खुद मेरे पेरेंट्स भी मौजूद थे और करीब 1 मिनट के फासले पर, यानी कि वो 1 मिनट पहले ही उस रास्ते से गुजरे हैं, तभी उनको अपने शीशे में पीछे की तरफ नजर आया कि वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। और फिर उसके बाद से वो अफरा तफरी देखी जा सकती है कि वहाँ का मंजर कैसा था। उन्होंने मुझे खुद बताया कि आवाज़ इतनी तेज़ थी, यानी कि उस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि वो गाड़ी तक महसूस हो रही थी। जो उससे पहले की जो गाड़ियां थी उनके शीशे भी टूट जाते हैं। जो दो तस्वीरें जो थी वो तो हमें पता चल ही रही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस मॉड्यूल की जो इस पूरे वारदात में सामने आ रहा है। देखिए, इससे लोग शुरुआत से पूछ रहे थे कि इसका कनेक्शन किससे है, तो कश्मीर से इसका कनेक्शन निकल कर आ रहा है, जो पहला कनेक्शन। क्योंकि जो उमर मोहम्मद है, जिसका नाम आ रहा है कि जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की है, वो कल का समय उसने क्यों चूज किया? क्योंकि देखिए, फरीदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, शाहीन शहीद और मुजामिल शेख, और एक थे आदिल अहमद। तो जो आदिल अहमद है, ये अनंतनाग से थे। जम्मू कश्मीर को एक पोस्टर मिलता है, उस पोस्टर में पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि बड़ी ही हिंसा को वो कर दे, हाँ, दर्शाती है। तो पुलिस ने उसको ट्रेस किया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल तक पहुंची, आदिल को अनंतनाग से अरेस्ट किया। आदिल ने मुजामिल के बारे में बताया, मुजामिल पुलवामा का था और मुजामिल डायरेक्ट कनेक्शन में था उमर के और शाहीन शहीद के। अब बताओ कैसे? टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम पे इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के थ्रू ये तीनों कनेक्टेड थे और वहीं से तीनों के पास से कुछ ना कुछ मिला है। आपको पता होगा, एक लेडी डॉक्टर है, उनके पास से गन मिली है, फिर इनके यहाँ से 230 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। फिर जो उमर है उसे लगा कि अब सब तो पकड़ा गए, अब नंबर मेरा है, तो उसने जल्दबाजी में प्लानिंग कर उसने वो जगह चुनी और इकट्ठा करने वाली। चीज़ मुझे बताओ, जैसे ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, उसके बाद ये लोग ड्रग, इनके पास से सारा मतलब विस्फोटक पदार्थ में निकले, AK-47 में, क्या इन लोगों की प्लानिंग दिल्ली और NCR में या पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की थी, या फिर इनकी प्लानिंग कुछ अलग तरीके से कुछ और लेवल पे चल रही थी? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने पहलगाम में सपोर्ट किया था, जो आतंकी थे, उसी की इन्वेस्टिगेशन जब जम्मू कश्मीर पुलिस NIA अलग से कर रही थी, तो एक ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के बाद, क्योंकि ये सब पुलवामा के जो 2 लोग हैं ना इसमें, वो पुलवामा के, जब ओवरग्राउंड वर्कर्स से पुलिस पूछताछ कर रही थी और बाकी उनके जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ कर रही थी, तभी उन्हें एक ग्रुप में एक पोस्टर मिला था। उस पोस्टर से पता चला था कि ये जो लोग हैं जैश ए मोहम्मद से ही जुड़े हुए हैं। जो इनकी प्लानिंग थी वो बड़ी प्लानिंग थी कि एक हमला करेंगे, उसके बाद एक स्टेट में बड़ा हमला करेंगे, और दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग थी। क्योंकि और अच्छा, अगर कोई ब्लास्ट करना चाहेगा डायरेक्ट तो RDX ला नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं चेकिंग में पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो बम बना सके, तो उसमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई नौसिखिया जो आया, नौसिखिया को आप सिर्फ गन दे सकते, तो पहलगाम में जो नौसिखिए थे जिन्होंने हमला कर दिया। लेकिन अगर आपको ब्लास्ट करना है, आपको बम बनाना, तो आपको उसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से चाहिए। और इसी को वाइट कॉलर मॉड्यूल कहा जाता है, टेरर मॉड्यूल कहा जाता है, जिसमें आप पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनको पता होता है कि आपको किस केमिकल का इस्तेमाल करना है, किस चीज़ को आप AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, आप किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, जिसपे लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि हमें पुष्टि होने का इंतजार है कि क्या इसमें आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व था, क्या इसमें जो लिंक है वो किसी ऐसे संगठन से था जिसमें भारत को खतरा हो सकता था। क्योंकि 8 से 9 लोग मारे गए हैं, बड़ा आंकड़ा है, और जहां पर यह हमला हुआ है उस जगह को देखा जा सकता है कि अभी भी वो कितनी ज्यादा अस्त व्यस्त है। सवाल अश्विनी से। अश्विनी, आपने भी कई तमाम खबरें क्राइम तक को बताई हैं, कुछ अपडेट अगर आप देना चाहें तो।
जैसे डॉक्टर उमर का कनेक्शन जो सामने आ रहा है, तो वो कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ता हुआ जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आता है। पुलवामा का वो गांव जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी था, साल 2019 की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर उसने फिदाइन हमला किया था। उस वक्त जिस गांव में ये अटैक किया गया था या फिर वो आतंकी जहाँ से था, उसी गांव से 2 लोगों को पुलिस डिटेन करती है और इनके भी ताल्लुकात जो निकलते हैं यहाँ से ही निकलते हैं, यानी जो डॉक्टर उमर है उनके भाई दोनों निकलते हैं। पुलिस उन्हें डिटेन करती है। इसके बाद और जांच आगे बढ़ती है तो 12 मोबाइल भी जब्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कुछ तो कहीं किसी और तो इशारा कर रही है, जो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ पता चला है। डॉक्टर उमर की अगर मैं दूसरी ओर से बात करूं तो याद होगा आपको कि सेम डे पर फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद किए गए थे, 230 या कुछ ऐसे किलो बरामद किए गए थे, तो उसमें भी जो मेन सस्पेक्ट है वो डॉक्टर उमर का ही नाम सामने आता है। फिर वही सस्पेक्ट उस कार में कार को ड्राइव करते हुए मास्क लगाए हुए नजर आता है, जिससे लेकर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इसे पकड़ा जाए। बिल्कुल, ये मामला कोई कोइंसिडेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले आप फरीदाबाद का कनेक्शन देख लीजिए। गुजरात पुलिस टेररिस्ट को पकड़ती है, उसके बाद से बंगाल में ब्लास्ट बॉम्ब्स को डिटेन किया जाता है। तो ये एक महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं सारे कनेक्शन हमें अब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, ये पूरी चीज़ जो हुई थी 8:04 पे ये दिल्ली के अंदर गाड़ी जो है दाखिल हुई थी, और उसके बाद तकरीबन 10 घंटे 48 मिनट तक, यानी शाम 6:52 तक जब तक ये धमाका हुआ है, गाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ट्रैवल करके और बाकायदा 3 घंटे तक लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है वहाँ पार्किंग में वो 3 घंटे के आसपास गाड़ी खड़ी रही। और उसके 3 घंटे के बाद वो गाड़ी वहाँ से निकलती है, दरियागंज से कश्मीरी गेट की तरफ वो गाड़ी जाती है, और उस बीच में वो धमाका होता है जैसे ही वो रेड लाइट पे पहुँचती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली भी है कि अगर 3 घंटे एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, चलिए 1% मान लेते हैं, अभी तक हालांकि पूरी तरह ऑफिशियल नहीं आया कि ये हमला किसी विस्फोटक पदार्थ से हुआ है या हादसा है, ये अभी तक नहीं आया, लेकिन चलिए 1 मिनट मान लेते हैं कि वो गाड़ी में एक विस्फोटक पदार्थ था, तो 3 घंटे अगर वो गाड़ी उस पार्किंग में खड़ी रही और लाल किला जैसे सेंसिटिव एरिया में, तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स क्या मौजूद नहीं थे? अगर पार्किंग वाले वहाँ पर थे तो पार्किंग ने जब वो गाड़ी अंदर जा रही थी क्या उस गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई थी? और दूसरी चीज़, जब वो गाड़ी 3 घंटे तक वहाँ खड़ी रही, वो भी तब जब मंडे था और मंडे को लाल किला बंद रहता है, ऐसे टाइम पीरियड पे अगर 3 घंटे तक गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है और उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे रेंगती हुई जा रही है और उसके बाद पूरे चक्कर काट के वो पीछे से आती है और तब वहाँ पे ब्लास्ट होता है। अब इन सारी चीज़ों में एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात बोली और जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने भी ये बात बोली कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और सारे ऑप्शंस हमने खुले रखे हैं कि हो सकता है ये सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है ये प्लांट पूरी एक साजिश के तहत ही एक पूरी वारदात को अंजाम दिया। ब्लास्ट देखिए, सीएनजी में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था मैं, और जिन्होंने पहले ब्लास्ट देखा है, जो मुंबई ब्लास्ट और बाकी ऑफिसर्स, मैं ब्लास्ट वाली इसलिए चीज़ को मैं अभी वो बोल रहा हूँ क्योंकि जब इस तरीके का कोई ब्लास्ट होता है, एक स्प्लिंटर्स होता है जिसे हम छर्रे कहते हैं, जब इस तरीके का धमाका होता है तो वो इस चीज़ में निकलते हैं, लेकिन इस धमाके में ऐसा कोई भी स्प्लिंटर्स अभी तक नहीं सामने आया है। तो हो सकता है कि कुछ और चीज़ हो जो, और इसमें एक और अपडेट भी है, जैसे ये जो रेड फोर्ट के सामने जो ब्लास्ट बताया जा रहा है, इसमें अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल की वजह से ब्लास्ट होने की चीज़ें बताई जा रही हैं, जो रिपोर्ट में बताई जा रही है। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि लाल किला मंडे वाले दिन बंद रहता है, उसके बाद ये गाड़ी जो 3 घंटे तक वहीं पर मौजूद थी, तो अगर इस गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था प्लस उसका अपना फ्यूल या उसके ज़रिए से बड़ा धमाका हो सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में अमोनियम नाइट्रेट को कैरी करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून हैं। अगर 45% से ज़्यादा वजन वाले अमोनियम नाइट्रेट को आप कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस गाड़ी में वो मौजूद था तो उसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई? दूसरी चीज़, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको कैरी नहीं किया जा सकता है। स्टोर करने के लिए परमिशन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परमिशन चाहिए, लेकिन ये शख्स जो I-20 चला रहा था, डॉक्टर उमर, उसकी गाड़ी में अगर ये चीज़ मौजूद थी तो उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? ये सबसे अहम सवाल है। 2020 में लेबनान में यह हमला किया गया था इसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके, जिसमें 200 लोग मारे गए थे, 600 लोग घायल हुए थे। भारत में खुशकिस्मती हमारी ये है कि कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई हैं, हालांकि जितने लोग मरे हैं वो भी आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लेबनान से कंपेयर करें तो ये हमला
जो इन्होंने जल्दबाजी में किया, हो सकता है इसी की वजह से हो कि जल्दबाजी में हमला किया गया है, जिस वजह से बाद में इस आग को बुझाया जाता है, ब्लास्ट को। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक नज़र आती हैं। लेकिन नियम कायदे कानून होने के बावजूद भी इस अमोनियम नाइट्रेट को कैरी किया जा रहा था। तो ये जो आतंकवादी हो सकते हैं जो कहा जा रहा है, इनका कनेक्शन बड़े लेवल पे हो सकता है। लेकिन उसके लिए अगर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, तमाम जो वहाँ पर, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जो हमेशा क्राउडेड रहता है, पुलिस हमेशा वहाँ पर मौजूद रहती है, तो इतनी बड़ी मतलब एक तरह से फेलियर नजर आया। इसमें एक सवाल और है, जो उमर है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, डॉक्टर उमर, जिसका हाथ गाड़ी के विंडशील्ड से बाहर है और उसका सीसीटीवी क्लियर है, वो बंदा 3 घंटे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से गाड़ी छोड़ के कहीं गया था। अब वो 3 घंटे किससे मिलने गया था, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि ये तो अभी तक क्लियर हो चुका है कि वो बंदा जो गाड़ी में दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर उमर ही है। अगर वो 3 घंटा गाड़ी वहाँ खड़ी करके कहीं गया था तो जाहिर सी बात है वो चहलकदमी करने तो नहीं गया होगा। अगर उसके पता था गाड़ी में विस्फोटक है तो फिर उसके बाद वो किसी से मिलने तो गया था। अब वो किससे मिलने गया था, ये बड़ी चीज़ है कि कहीं उसके जो स्लीपर सेल्स वाले लोग हैं, जो उसके साथी हैं, क्या उस इलाके में मौजूद हैं या आसपास में, या उन लोगों का मिलने का कोई मीटिंग प्लान था कि हम लोग यहाँ मिलेंगे और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देंगे। उन लोगों की प्लानिंग कुछ और थी, हो सकता है कि उनका प्लान कुछ और बड़ा लेवल पे करना हो। और वो प्लानिंग तो बड़ी थी। प्लानिंग क्यों बड़ी थी? देखिए 10 नवंबर को जब इनके मॉडल के बारे में पुलिस को पता चलता है तो इनके पास से सामग्री कितनी मिलती वो देखिए ना, 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिलती है, जिसमें 360 किलो तो अमोनियम नाइट्रेट था। अगर जिस तरह का ब्लास्ट देखा जा रहा है उसमें कम से 20 से 30 किलो तक का ही, जो बताया जा रहा है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं 20 से 30 किलो तक का ही अमोनियम नाइट्रेट जो है यूज़ किया गया होगा। लेकिन जो इनके पास से पकड़ा गया 360 किलो, आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। फिर उसके साथ से डिटोनेटर, टाइमर, सब कुछ है। आप जो क्वांटिटी की बात कर रहे हो वो देखो, धमाका जिस बड़े लेवल का था कि एक लाश तो पेड़ के ऊपर लटकी मिली है। ये जो 350 किलो का जो आप बता रहे हैं आरडीएक्स बरामद हुआ है, उसका मैं असर एक बार बताना चाहती हूँ। जो रिपोर्ट में दावा किया गया है, जो फरीदाबाद से जब्त किया गया है, वो 350 किलो के अमोनियम नाइट्रेट से 500 से लेकर 100 मीटर तक बड़ा धमाका किया जा सकता था, जिसका असर 150 मीटर तक भी हो सकता था, जो वहां से बरामद किया गया। यानी कि एक बड़े लेवल पे प्लानिंग की गई थी। हालांकि पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, लेकिन रेंज काफ़ी ज़्यादा इसकी हो सकती थी। लेकिन सही वक्त पर चीज़ें पता चल गई, जिसके बाद से इन लोगों को धर दबोचा गया। जिसको पकड़ा है, जिस डॉक्टर को, वो मुजम्मिल शकील जो है वो पुलवामा का रहने वाला है और ये फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ है। फरीदाबाद में इसने 2 कोठी ली थी रेंट पर, एक कोठी में इसने ये रखा था और वहीं इसने गन भी रखा था। जम्मू कश्मीर से पूरी इसकी टिप ऑफ मिलता है। ये लोगों ने फरीदाबाद को इसलिए चुना क्योंकि देखिए फरीदाबाद वैसा एक्टिव जगह नहीं जहाँ पुलिस एक्टिवली वर्क करी हरियाणा में, और वहाँ पुलिस अपनी चीज़ों में परेशान है, गैंगस्टर गैंग ये सब चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस्ड है, फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ केमिकल एक्सेस करना बहुत ईजी है। आपको पता होगा फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, केमिकल्स इजीली अवेलेबल हैं। अब क्या था, फरीदाबाद और दिल्ली नोएडा में जो आने का रास्ता था वो भी आपको पता है शाम को कितना भीड़ होता है, जो तीनों रास्ते वहाँ ट्रैफिक होता है। चेकिंग से बचने का सबसे ईजी तरीका था क्योंकि वहाँ चेकिंग हो नहीं सकती थी, अगर 2 मिनट की भी चेकिंग हो तो और ट्रैफिक हो जाए, शाम का वक्त था। अब इसने जो आपने जो बात बताई 3 घंटा क्यों रुका था, क्योंकि अब इसने सोच लिया था मुझे ब्लास्ट तो करना ही है लेकिन मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। शाम का समय सबको पता होता है, ऑफिस आवर्स होते हैं, उस समय पे बिजी रोड होगा। 3 बजे तो वहाँ कुछ वैसा ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, लेकिन भीड़ आमतौर पर वहाँ होती है वहाँ भीड़। अब हाँ, लेकिन उसको उस कार को वैसी जगह भी लेके जाना था ना जहाँ भीड़ हो, तो वो उसके लिए सबसे सही टाइम था उसके हिसाब से जहाँ वो ज़्यादा इम्पैक्ट करे, क्योंकि भीड़ थी और आसपास गाड़ियाँ थी। और आपने देखा होगा एक वीडियो सामने आया जिसमें एक्सप्लोजन दिख रहा है बहुत दूर से, मतलब आधे किलोमीटर दूर से एक्सप्लोजन दिख रहा है, तो इफेक्ट तो ज़्यादा था। पहली बार जब पहला विजुअल आया था उसी से समझ गया था इट्स नॉट एन नॉर्मल ब्लास्ट, ये CNG का ब्लास्ट है ही नहीं। कुछ चश्मदीदों की वीडियोज़ जो हमने क्राइम तक पे चलाई भी है, उन्होंने क्लियर बोला है कि जब धमाका हुआ है तो उन्होंने गाड़ियों को 15-20 फीट हवा में ऊंचे उड़ते हुए देखा है। तो आप उसकी इंटेंसिटी सोच सकते हो धमाके की कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ कोई क्रिएटर या गड्ढा नहीं बना है, लेकिन
वो धमाका अपने आप में इतना ज़्यादा भयानक था कि आसपास की जितनी गाड़ियाँ थी, गाड़ियों के शीशे, हाँ जैसे दीपिका ने बताया, इसके दीपिका के पेरेंट्स गए हुए थे और अंकल ने गाड़ी के बैक मिरर में देखा है, तो वो कितनी दूर थे, उसके बावजूद अगर उन्हें वो चीज़ दिखाई दी है तो आप उसकी इंटेंसिटी अपने आप सोच सकते हैं। उमर के घर वालों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उमर के घर वाले कह रहे थे कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और दिन भर पढ़ता रहता था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था। घर वालों ने कभी सोचा नहीं था कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम ये एक तरह से ये समझ लेते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं उनका ब्रेन वॉश इजीली किया जाता है, लेकिन हम अब देख रहे हैं जो तरीका है अलग ही नजर आता है। पलट गया कि पढ़े लिखे लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऐसे नहीं मतलब दुश्मन की ज़रूरत क्या, बाहर से दुश्मन आ ही नहीं रहे ना बॉर्डर क्रॉस करके, यहीं ब्रेन वॉश करके अगर लोगों को आप इन्वॉल्व कर ले, और वही लोग जो देश में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़कर निकले थे, 2 इसमें से जो डॉक्टर बने हैं। एक तो सरकारी अस्पताल में ही जॉब करता था लड़का जो है, लेकिन देखो बात ये है ना, इससे पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों का दिमाग उस लेवल पे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उन्हें सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाते हैं पहली। हाँ बिल्कुल, वो उन लोगों के लिए मतलब ये ऐसा हो गया कि बहुत नॉर्मल चीज़ है किसी इंसान की जान ले लो। इनको ये समझ में नहीं आती कि ये एक इंसान की जान लेना अपने आप में कितना बड़ा एक गुनाह है, लेकिन लोग अपने उस पर अलग लेवल पे चलते जाते। अब पुलिस का जो वर्जन आएगा हमें उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने और एनआईए और बाकी एजेंसीज भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अभी तक कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस पर नहीं आई है कि एक्चुअल में वो था क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से जो रैली कर रहे थे उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो भी साजिश करता है इसके उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बात पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये बात बोली, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार ये बोली अलग अलग मंचों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात बोली है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है, उन्होंने कहा बिल्कुल एक्ट ऑफ टेररिज्म। सिंदूर को भी लेके उन्होंने बोला था कि वो पॉज किया गया है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए, एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और अगर इसी तरह की चीजें होती रही तो एक्ट ऑफ वॉर का सिलसिला जो बंद नहीं होगा। और जो हमने देखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर भी बंद नहीं होने वाला है, वो चल ही रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, आए दिन पुलिस कहीं ना कहीं रेड कर रही है, एनआईए रेड कर रही है, पकड़ रही है बहुत सारे लोगों को। लेकिन ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो देश में रह रहे हैं और देश के साथ ही इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं, उनको पुलिस को और ज़्यादा आइडेंटिफाई करना है और ज़्यादा मुझे लगता है बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी एजेंसीज के पास भी लोग ज़्यादा होने चाहिए। जिस तरह से अगर पूरे एरिया को सर्विलांस, जैसे हमने कह दिया ना कि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका था, चेकिंग क्यों नहीं, हमारे पास उतने रिसोर्स भी होने चाहिए, हर चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ इनपुट पे काम हो रहा है, अभी जो हमारे पास इनपुट्स है सिर्फ इनपुट्स पे ही पकड़े जा रहे हैं जितने आतंकी हैं। और वो जो इलाका है जो चांदनी, जहाँ पर एक्चुअल ब्लास्ट हुआ है, उस इलाके में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। वहाँ पर आपको हॉकर्स भी नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको दुकानें भी नज़र आएंगी, वहाँ पर फुटपाथ वाला जो एरिया है वहाँ पर गरीब लोग भी आपको बैठे हुए नज़र आएंगे, आपको फॉरेनर्स भी नज़र आएंगे, आपको हर वर्ग का इंसान वहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि वो एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है। और सामने चांदनी चौक है, वहाँ पर मंदिर भी मौजूद है, वहाँ पर चर्च भी मौजूद है, वहाँ पर लाल किला मौजूद है, दुकानें हैं। तो एक तरीके से बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और शायद यही वजह रही होगी कि उस गाड़ी को धीरे से उसी जगह पर इसीलिए लाया गया होगा। एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जब पुलिस ने, मुझे लगता है पुलिस ने भी थोड़ी जल्दबाजी की। जब फरीदाबाद से पुलिस ने उस आतंकी को पकड़ा तो उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था बहुत जल्दी, क्योंकि उसी के बाद उमर एक तरह से देखा जाए तो एक्टिव हो गया। अगर उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथी वहां पकड़ा गए तो शायद ये जल्दी। लेकिन प्रवेश भाई देखो, हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि उनको खबर मीडिया के थ्रू मिली है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके अपना एक नेटवर्क होता है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो एक किसी इंसान के साथ एक बड़े लेवल पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और ऐसे प्लानिंग अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने आसपास कुछ अपने ऐसे मुखबिर रखते ज़रूर होंगे, और उन्हीं के थ्रू हो सकता है उसको पता चलाओ। दूसरी चीज़, जो जहाँ पे ये पूरा वारदात हुई है वो जगह मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के उन्होंने चूज़ करी थी। पहली चीज़, वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दूसरा फॉरेनर्स वहाँ होते हैं, और तीसरा वो एक पूरा रोड ऐसा है जहाँ पे आपको हर धर्म के कोई ना कोई एक प्रार्थना स्थान मिलेगा। वहाँ जैन मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। मतलब आप समझ लो एक पूरी लेन ऐसी जिसमें हर थोड़ी दूरी पे आपको सारे धर्म के मिलेंगे। तो बेसिकली ये टारगेट जो करना था ये हमारे देश के ऊपर करने का एक प्लान मुझे ऐसा लगता है। हालांकि जब तक ऑफिशियल चीज़ नहीं आ जाती हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन जो प्लान करके उन्होंने किया
अगर वो सच में प्लान करके एक पूरी वारदात को अंजाम देने का था तो ये साजिश उनकी बहुत बड़ी कुछ करने की थी, लेकिन उस लेवल पे वो कर नहीं पाए। लेकिन जो भी चीज़ आएगी वो तो ऑफिशियल जब पूरी जांच हो जाएगी तब समझ में आएगा। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस, हाँ जैसे मैं इस पे गौर करना चाहूँगी, याद होगा पिछले कुछ सालों से लगातार दिल्ली में थ्रेट आता है, ईमेल आता है, ईमेल के जरिए बोला जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कई ऐसे ईमेल आए थे पिछले कुछ समय से। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे लगता है कि खुफिया एजेंसियां जो है हमारी, तो वो भी कुछ ना कुछ तो चूक की है, क्योंकि अगर ऐसा इंटेलिजेंस आपके पास पिछले 1-1.5 साल से आ रही है लगातार, और ऐसे में इस तरह की वारदात, अगर ये टेररिज्म है तो आप कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं, जिस तरह से चीज़ें हमें देखने मिली है। और आपने बात किया इसका कि फरीदाबाद से जो इन्होंने विस्फोटक बरामद किया था, तो जिस मात्रा में ये लेवल का बरामद किया गया था विस्फोटक, तो कहीं ना कहीं ये साजिश की ओर इशारा करता है कि इन्होंने सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर सकते हैं ये, और हो सकता है सिर्फ एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्यों में ये चीज़ें फैलानी हो, दहशत फैलाना हो, जिसकी वजह से ये वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और पूरी प्लानिंग रच रहे थे। इसी दरमियान पुलिस वहाँ पर एक्टिव होती है और पकड़े जाते हैं, जिसके बाद ये कांड होता है। अब देखिए, इस पूरे मामले में करीब 13 से ज़्यादा संदिग्ध लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। फुटेज के मुताबिक उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, एनएसजी और तमाम फॉरेंसिक टीम, एटीएस, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लगातार इसमें जांच की जा रही है। हर वक्त कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। जो भी इन लोगों के कनेक्शन हैं क्राइम तक पर, आप लगातार ये हमारी कवरेज देखते रहिए। हम लगातार वो अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि किसका कनेक्शन किससे है। लाल किले में, दिल्ली में किसने ये हमला करने की जरूरत की, क्या ये आतंकवादी हमला था, क्या एक हादसा था, उन तमाम चीज़ों पर क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।